पिछले कुछ महीनों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और जूनो मिशन ने जुपिटर और उसके चंद्रमाओं के बारे में काफी खोजें की हैं। जूनो अभी भी जुपिटर के एटमॉस्फेयर में घूम रहा है और डेटा कलेक्ट कर रहा है। इसने कई इनक्रेडिबल इमेजेस कैप्चर की हैं और कई मिस्ट्रीज को सॉल्व किया है जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए जानते हैं जूनो और जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा कलेक्ट किए गए अमेजिंग डेटा और डिस्कवरीज के बारे में। आइए एक ऐसी चीज से शुरुआत करते हैं जिसे हम अक्सर नहीं देखते हैं। जूनो ने जुपिटर के पोल्स पर अपनी उड़ान के दौरान एक बहुत बड़े लाइटनिंग बोल्ट को डिटेक्ट किया है। पृथ्वी पर हम इस तरह के लाइटनिंग बोल्ट किसी खास तरह के बादलों से एक्सपेक्ट करते हैं जो ज्यादातर इक्वेटर के करीब होते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार जुपिटर पर ये बादल काफी अलग हैं। इनमें अमोनिया और पानी के होने की बहुत ज्यादा संभावना है और खास बात यह है कि ये जुपिटर के पोल्स के काफी करीब हैं। ये जुपिटर के पोलर रीजन की आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये रीजन चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। जूनो ने इनमें से ही एक लाइटनिंग स्ट्राइक की इमेज को कैप्चर किया है जो देखने में काफी विशालकाय है। इस इमेज में कैप्चर की गई ये लाइटनिंग स्ट्राइक कम से कम कुछ 100 किलोमीटर लंबी है और जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी। इसकी एग्जैक्ट पावर का अनुमान वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। पिछले कुछ महीनों में जूनो मिशन ने जुपिटर के मैग्नेटोस्फेयर के बारे में इनक्रेडिबल डिटेल्स रिवील की हैं और जुपिटर के प्रमुख रहस्यों को सुलझा लिया है। जूनो इस प्लैनेट के काफी वाइड आर्क में चक्कर लगा रहा है और साथ ही ये बियॉन्ड द मैग्नेटोस्फेयर भी जाता है, जिससे ये मैग्नेटोस्फेयर के लार्ज पार्ट का डेटा कलेक्ट कर पा रहा है और इसी वजह से ये यहाँ के ओवरऑल चेंजेस को भी मेजर कर पा रहा है। ये अब तक करीब 50 ऑर्बिट्स पूरे कर चुका है और इस दौरान ये हमेशा मैग्नेटोस्फेयर की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा था। जूनो की कुछ शुरुआती डिस्कवरीज में से एक मैग्नेटिक फील्ड के ओवरऑल एज के बारे में है। जैसे कि रिसर्चर्स ने प्रिडिक्ट भी किया था कि सोलर विंड और जुपिटर के मैग्नेटोस्फेयर की बाउंड्री पर ये विशाल घूमती हुई प्रतीत होती हैं। इसे केल्विन हेल्महोल्ट्ज इंस्टेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। ये कुछ ऐसा है जो किन्हीं खास कंडीशंस में पृथ्वी पर भी फॉर्म होता है। उदाहरण के तौर पर जब कुछ खास तरह के बादल बनते हैं, ये इंस्टेबिलिटीज तब पाई जाती हैं जब दो अलग अलग फ्लूइड्स के बीच बाउंड्री पर वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। इस केस में फ्लूइड जुपिटर का मैग्नेटोस्फेयर है जो जुपिटर के प्लाज्मा द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर डेटा से कंफर्म हुआ है कि ये वेव्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं और डेफिनेटली ह्यूज हैं। ये पहली डिस्कवरी थी, लेकिन मैग्नेटोस्फेयर के बारे में एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ने एक मेजर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। एक खास विशेषता जो जुपिटर को बेहद अजीब बनाती है वो ये असामान्य बैंड्स हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किन्हीं कारणों से ये बैंड्स अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। कुछ ईस्टवर्ड की तरफ मूव हो रहे हैं तो कुछ वेस्टवर्ड की तरफ, और ये आमतौर पर समय के साथ साथ एक्सचेंज भी होते हैं। लेकिन आखिर ये काम कैसे करते हैं और ये समय के साथ बदलते क्यों हैं, ये हमें अभी तक पता नहीं था। लेकिन हाल ही की एक स्टडी ने फिर से मैग्नेटोस्फेयर का उपयोग करते हुए जुपिटर की एक ऐसी विशेषता पर फोकस किया है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त थी, जुपिटर्स ग्रेट ब्लू स्पॉट। आप जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, ये ब्लू स्पॉट अलग है। ये ब्लू स्पॉट मैग्नेटोस्फेयर का परिणाम है और हाल ही के डेटा के अनुसार ये ईस्टवर्ड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब ये अपनी गति को धीमा कर रहा है और शायद भविष्य में ये अपनी डायरेक्शंस चेंज करेगा, जो जुपिटर की बदलती अपीयरेंस के बीच एक मेजर कनेक्शन को सजेस्ट करता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सिर्फ 10 साल के अंतर में है, जो कि इंफ्रारेड लाइट में विजिबल है। यहाँ ब्लू स्पॉट की मूवमेंट इन धारियों के बदलावों के साथ कोरिलेटेड प्रतीत हो रही हैं और अब ये माना जाता है कि ये सब संभवतः प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड द्वारा उत्पन्न वेव्स इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इनसे जुपिटर के एटमॉस्फेयर में बड़े बदलाव आते हैं। इस फिनोमेनन को टोर्शनल ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ दशकों में सूर्य पर भी इसके बारे में स्टडीज की गई हैं। वैज्ञानिकों ने सूर्य और जुपिटर के काम करने के तरीकों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज की हैं। सूरज की मैग्नेटिक फोर्सेस उसकी सतह पर सन स्पॉट्स बनाती हैं। इसी तरह जुपिटर पर स्ट्राइप्स होती हैं जो छोटे पैमाने पर होने वाली मैग्नेटिक इंटरेक्शन से बनती हैं। अब क्योंकि ये ऑसिलेशन है, ये स्ट्राइप्स आगे पीछे मूव करती रहती हैं, जिससे ये अजीब से पैटर्न बनते हैं जो अभी भी कुछ हद तक रहस्यमयी हैं। इंफ्रारेड लाइट में होने वाले चेंजेस और उनके जुपिटर के अपर एटमॉस्फेयर पर प्रभाव को अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। स्पेसिफिकली ये अभी भी अनिश्चित है कि जुपिटर पर ये इंफ्रारेड बदलाव कैसे पैदा होते हैं। फिर भी ये डिस्कवरीज रोमांचक हैं।
क्योंकि ये हमें ऐसी नई जानकारियां देती हैं जो हमें पहले नहीं पता थी। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जुपिटर के मून्स, जिन्हें गैलीलियन मून्स भी कहते हैं, के बारे में नई जानकारियां दी हैं। लेकिन सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जूनो की तरफ से आई है, खास तौर से ये तस्वीर। जुपिटर का सबसे करीबी चंद्रमा आयो। ये तस्वीर लगभग 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई है। ये तस्वीर विजिबल और इंफ्रारेड लाइट्स में दोनों में ली गई है। जूनो जुपिटर के बेहद करीब से उड़ान भर रहा है, फलस्वरूप ये माइंड ब्लोइंग पिक्चर्स हमें देखने को मिल रही हैं। शायद आपको पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे एक्टिव वॉल्केनिक ऑब्जेक्ट है। 2023 के दिसंबर और 2024 के जनवरी में इसने जुपिटर के बेहद करीब से उड़ान भरी, करीब 1500 किलोमीटर की ऊंचाई से, और कुछ अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक की हैं, और ये आने वाले कुछ महीनों में हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसने सल्फर मोनोक्साइड जैसी चीजों की खोज की है, जिसका पता लगाना आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअल इमेज कुछ इस तरह की दिखती है। इस इंफ्रारेड इमेज के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से कुछ नए केमिकल्स के संकेत सामने आए हैं। आप यहाँ जो मून गैनीमेड देख रहे हैं, इसने हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और कुछ हद तक अनएक्सपेक्टेड दिखाया है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो अनयूजुअल रेड स्पॉट्स आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिटेक्शन का रिजल्ट है। इस पर पोलर रीजन, साउथ वॉल और नॉर्थ वॉल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया गया है, लेकिन आखिर ये आ कहां से रहा है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जुपिटर के ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रेडिएशन का परिणाम है। जब मून की सतह पर रेडिएशन स्ट्राइक्स होती हैं, तो ये कई एलिमेंट्स को चेंज कर देता है। इन्हीं एलिमेंट्स में से एक है वाटर। वाटर आइस किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, फिर इसे वाटर आइस रेडियोलिसिस के नाम से जाना जाता है। वाटर आइस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है, और कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी, फॉर एग्जाम्पल ओजोन, और यहाँ तक कि प्योर ऑक्सीजन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे यूरोपा पर भी खोजा जा चुका है, लेकिन यूरोपा पर ऐसा लगता है कि ये कई अलग अलग स्थानों पर है, किसी एक खास जगह पर लोकलाइज्ड नहीं है। लेकिन गैनीमेड में ये या तो नॉर्थ में है या साउथ में। वैज्ञानिकों को ये समझने में थोड़ा समय लग गया कि ये ज्यादातर गैनीमेड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। गैनीमेड इकलौता एक ऐसा चंद्रमा है जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसका मैग्नेटोस्फीयर रिलेटिवली मजबूत है, और यहाँ तक कि ये ऑरोरा को प्रोड्यूस करने में भी सक्षम है। और पता चला है कि ये सरफेस केमिस्ट्री को भी प्रभावित करता है, और इसलिए यहाँ जुपिटर साउथ ईस्ट में एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करता है। ऐसा लगता है कि ये एलिमेंट्स फिर मून के चारों ओर खास रीजन की ओर गाइड होते हैं, जैसे सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर द्वारा गाइड होते हैं और हमें ऑरोरास देखने को मिलते हैं। लेकिन गैनीमेड पर ऐसा लगता है कि ये वास्तव में स्पेसिफिक पोलर रीजन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कुछ केमिकल्स को डिपॉजिट करता है। तो यहाँ मैग्नेटोस्फीयर एक प्रकार के केमिकल फनल के रूप में कार्य करता है। इसका वास्तव में मतलब है कि अगर हम कभी गैनीमेड पर जाते हैं तो हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ सभी चीजें कंसंट्रेटेड हों। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलेगी, यहाँ तक कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विशाल भंडार भी मिलेंगे, जो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा होगा। यदि हम वहां गए और फ्यूचर के अंतरिक्ष यात्रियों को अपने दांतों को सफेद करने की जरूरत पड़ी, तो ये वास्तव में एक बहुत अच्छी डिस्कवरी है। और क्योंकि ये सब काफी हद तक मैग्नेटोस्फीयर द्वारा संचालित होता है, इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है जिसने किसी दूसरे सिस्टम के कई मून्स को भी प्रभावित किया होगा, और यहाँ तक कि दूसरे प्लैनेट्स को भी प्रभावित किया होगा, ये मानते हुए कि उनके पास समान स्थितियां और समान घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसा ही मरकरी पर भी मौजूद है, जिसके पास भी एक मैग्नेटोस्फीयर है, जिसकी डिटेल्स हमें शायद भविष्य में पता चल सकती हैं। लेकिन फिजिकल ऑब्जर्वेशंस के अलावा एक थ्योरेटिकल स्टडी भी है जिसने इन मून्स के बीच अंतर को समझाते हुए कुछ असामान्य खोजा है। और यहाँ ये अजम्पशंस थी कि किसी पॉइंट पर जब वास्तव में जुपिटर यंग था, शायद उस समय वह बहुत गर्म था, और ये आज से एटलीस्ट 10,000 गुना ज्यादा ब्राइटर था। और इसके परिणाम स्वरूप इसके सभी 4 चंद्रमा संभवतः डिफरेंट अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस और रेडिएशन के कारण अर्ली जुपिटर में एक्सपोज्ड हो गए। और स्पेसिफिकली जुपिटर के क्लोजेस्ट मून आयो और यूरोपा सबसे ज्यादा रेडिएशंस में एक्सपोज्ड हुए। अर्ली जुपिटर से आने वाली इन रेडिएशंस से इन मून्स का सारा पानी वेपोराइज हो गया और उन्हें बेहद ड्राई और कुछ हद तक चट्टानी भी बना दिया। अब यूरोपा को एक आइसी मून के रूप में जाना जाता है, और इसके नीचे एक अपेक्षाकृत बड़ा ओशन भी है, लेकिन इसके नीचे बहुत थोड़ी मात्रा में ही वाटर मौजूद होने की उम्मीद है। और गैनीमेड और कैलिस्टो की तुलना में इसमें अपेक्षाकृत बड़ा कोर भी है।
इसलिए ये रिसेंट स्टडी बताती है कि इसके कुछ निश्चित घटक क्यों हैं जिनसे ये 4 मून सम्मिलित होते प्रतीत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मून्स जुपिटर से जितना दूर जाएंगे इनकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी और पानी में बर्फ का अनुपात भी उतना ही ज्यादा होगा। कैलिस्टो वास्तव में जुपिटर से बहुत ज्यादा दूर है और इसमें द्रव्यमान के हिसाब से सबसे ज्यादा पानी है और आयो में सोलर सिस्टम की किसी भी चीज से सबसे कम पानी है। इसका तात्पर्य है कि गैनीमीड और कैलिस्टो इतने दूर थे कि जुपिटर उन्हें इतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया, जबकि आयो और यूरोपा काफी करीब थे, जहां अर्ली जुपिटर से हीट के कारण बहुत सारा पानी वेपोराइज हो गया। और यहाँ कैलकुलेशंस बताती हैं कि थ्योरेटिकली किसी भी पॉइंट पर आयो की सतह पर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहा होगा और इन थ्योरी ये किसी भी तरल महासागर के लिए पर्याप्त है। लेकिन क्योंकि ये चंद्रमा छोटा था और संभावित रूप से इसमें कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था, इसलिए इसका सारा पानी अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय में वेपोराइज हो गया। और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर तो कुछ समय बाद ही खत्म हो जाता है, ये हम ऑलरेडी ही जानते हैं। और इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा।